अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली लड़ाई पर सवाल पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई खतरनाक किस्म का जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या एक मरतबा फिर हम अमेरिका के आलाकार बनने के लिए जा रहे हैं? क्या एक मरतबा फिर हम वही करने के लिए जा रहे हैं जो पिछले 20 से 30 साल के अंदर हमने किया, जिसके बारे में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर गवाही दे चुके हैं। दूसरी तरफ यह सवाल भी पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जो जवाब दिया है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है DGISPR की जानब से, और अफगानिस्तान की जानब से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सुहेल खान अफरीदी ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर होने वाली जंग के हवाले से, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि मैंने इमरान खान का मौकफ इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है उनके सामने रखा है। यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर जो पार्लियामेंट में सारी डिबेट हुई, उस डिबेट के बाद यूके की गवर्नमेंट की जानब से बाकायदा तौर पर एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी कर दी गई है पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ उस हवाले से, और जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके हवाले से। आखिर में डिस्कस करेंगे उस वीडियो को जिस पर बहुत से सवालात पूछे जा रहे, जिसमें कहा गया अच्छा जी आपके पास एयरफोर्स है, अच्छा जी आप तंदूर के ऊपर काम करते हैं, अच्छा जी फलां फलां। अब ये वीडियो कहां पर बनी, इसका स्क्रिप्ट कैसे तैयार किया गया, और ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों पेश आई, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे अब से चंद घंटे कबल व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई हो रही है, क्या आप इस लड़ाई को रुकवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो आगे से जवाब दिया है वो जवाब जरा आप सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बहुत ही अच्छे। मजीद कहा कि उनके पास एक अजीम वजीर आजम है और एक शानदार फील्ड मार्शल है, एक बेहतरीन रहनुमा है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली लड़ाई पर जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जंग को रुकवाऊंगा, क्योंकि हर जगह पर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने दुनिया को जंगों से बचाया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली लड़ाई पर डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा यह कह चुके हैं कि अगर मैं ये जंग ना रुकवाता तो मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते, यानी कि लाखों की तादाद में लोगों की जाने जाती। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, क्या इसमें जानी नुकसान नहीं हो रहा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यह क्यों कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा। मैं माजी का एक बयान आपके सामने रखता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के हवाले से दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमें अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस चाहिए, क्योंकि अमेरिका उस एयरबेस के ऊपर बैठकर चाइना की निगरानी करना चाहता है। अमेरिका को यह डर लगा हुआ है कि उस बगराम एयरबेस को कहीं चाइना अपने कंट्रोल के अंदर ना ले ले, क्योंकि चाइना का हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान के अंदर असर और रसूख बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिकी सदर ने यह जो बयान दिया है कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हम अमेरिका के लिए दोबारा वही काम करने के लिए जा रहे हैं जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, जो जनरल मुशर्रफ ने किया। और इस हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आलमी मीडिया के ऊपर बैठकर यह इतराफ कर चुके हैं कि हम मगरब की इस डर्टी गेम का हिस्सा रहे हैं कई दहाइयों तक, और हमसे यह काम लिया जाता रहा है। यह मैं नहीं कह रहा या कोई और बंदा नहीं कह रहा, यह पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आलमी मीडिया के ऊपर बैठकर कहा है। और एक और ट्वीट भी आया फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और मगरब अफगानिस्तान में जो काम अधूरा छोड़कर गए हैं, पाकिस्तान वो काम मुकम्मल करेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कौन सा काम है जिसे पाकिस्तान ने मुकम्मल करना है। चाइना ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक बयान दे दिया है। चाइना ने यह डिमांड की है, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों हमारे हमसाए हैं, दोनों दोस्त ममालिक हैं। चाइना पाक अफगान जंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, जंग से दोनों तरफ का नुकसान होगा, सीज फायर इंतहाई जरूरी है, ठीक है। जबकि अमेरिका इस जंग के ऊपर बहुत खुश है, क्योंकि अमेरिका हर उस लड़ाई के ऊपर खुश है जिसमें उनका फायदा होता है, और अमेरिका हर उस लड़ाई से नाखुश है जिससे उनका नुकसान होता है। यह अमेरिका की तारीख रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप से एक और सवाल भी पूछा गया कि क्या ईरान के ऊपर आप हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये हमला नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभार जंग जरूरी होती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसराइल के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने हैं, उन्होंने अपने लोगों को वहां से निकलने का कह दिया। इसी तरीके से ईरान के अंदर जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, वहां से भी लोगों को निकलने का कह दिया गया। अमेरिका के अंदर से 2 लोग
जैरेड कुशनर और स्टीव टिकोफ वो गए थे ईरान से मुज़ाकरात करने के लिए जिनेवा के अंदर, और ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट किया है कि वो वहां से मायूस होकर लौटे। हालांकि ईरान ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था कि हम एटम बम नहीं बनाने के लिए जा रहे। हमारे जो बड़े लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उनका एटम बम के खिलाफ फतवा है, और उन्होंने यह भी कहा था कि यूरेनियम की जो अफसूदगी है वो हम 60% से कम करके 3.6% के ऊपर लेकर आ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका के पीछे हाथ है इसराइल का। इसराइल हर सूरत यह चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए और ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल को जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनका तोड़ हमारे पास नहीं है। इसराइल का आयरन डोम भी ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक सका था। इसी वजह से ईरान के ऊपर हर सूरत इसराइल हमला करवाना चाहता है अमेरिका से। अब आगे आ जाए, CIA के साबिक एक अफसर हैं जिनका नाम है जॉन किरियाको। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा है, उन्होंने कहा कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उन मिसाइलों का अमेरिका के पास जवाब नहीं। ईरान के इर्द गिर्द जो अमेरिका ने अपनी फौज डिप्लॉय कर रखी है, जो समुद्र के अंदर उन्होंने अपने बहरी बेड़े लगाए हुए हैं, अगर ईरान की जानिब से हमला किया गया उन बहरी बेड़ों के ऊपर, और उनको बहरी बेड़ों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ईरान के सुपरसोनिक मिसाइलों को वो रोक सके, और अगर एक दो बहरी बेड़ा समंदर के अंदर डबो दिया गया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 का बाकायदा तौर पर आगाज हो सकता है। ये सारी की सारी बातें कही गई हैं। अब जरा आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के अंदर एक और सवाल भी पूछा जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक डिफेंस डील हुई थी, एक दिफाई माहदा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, यानी कि दोनों ममालिक मिलकर जवाब देंगे अगर इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी हमला हुआ। तो अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि सऊदी अरब का इस हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान की हमायत क्यों नहीं की इस लड़ाई के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर से DGISPR ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 22 मकामात पर काबल, इसके अलावा पक्ता में टारगेट किए हैं। इंतहाई महारत से 22 मकामात को निशाना बनाया गया है और किसी आम शहरी की जान ना जाए इसका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ठिकाने शामिल हैं जिन मकामात के ऊपर बमबारी की गई। दूसरी तरफ से जो अफगान हुकूमत है उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौज और TTP के दरमियान तकरीबन 20 साल से झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई की और सबसे बड़ा ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब भी किया, जबकि हमें 4 साल हुए हैं हुकूमत संभाले हुए, और यह किसी तौर पर मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल का जिम्मेदार हमें ठहराए। हमने बार बार यकीन दहानी करवाई है कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अब हम बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। हम हमसायों को और आलमी बरादरी को इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, और हम इस बात पर पुरअज़म हैं। इसके अलावा उनके जो एक और बड़े रहनुमा हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, एक वफादार कौम है जिसने अफगान अवाम के साथ बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। आज जो हुक्मरान अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उन्हें चाहिए कि वह अपनी सोच और फिक्र को वसी करें, यह काम ना करें। उन्होंने कहा कि मुल्क किस समझ जा रहा है, मईशत किस समझ जा रही है, सियासत किस समझ जा रही है, आप दुनिया के नक्शे से अलग थलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अफगान जिन्होंने हर दौर की गुलामी और मुश्किलात में आपके साथ गुजारी, जिन्होंने मुसीबत की रातें आपके साथ काटी, इन्हीं की वजह से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ऐसी कमजोर हरकतें ना करें। मैं पाकिस्तान की मुसलमान कौम, सियासतदानों, उलमा और कौमी बुजुर्गों से दरखास्त करता हूं कि अपनी फौज के जहन को खोलें। हमने दुनिया की फौजों को, दुनिया के टैंकों को बाकायदा तौर पर शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि हमने वसाइल ना होते हुए भी जंगें लड़ी। ये उन्होंने एक बयान जारी किया। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। देखें, मैंने कल भी आपको बताया था कि यह जंग ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना अफगानिस्तान के मफाद में। दोनों तरफ से जो हिकमत वाले लोग हैं, जो अक्ल सलीम वाले लोग हैं, उन दोनों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान का एक मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी ना हो। अफगानिस्तान को इस बात को समझना होगा, उनकी लीडरशिप को इस बात को समझना होगा, और उनके मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर अमन आमा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अफगानिस्तान को उन लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी। या तो अफगानिस्तान खुद, अफगानिस्तान की हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे, या पाकिस्तान की हुकूमत को यह इजाजत दे दी जाए कि अफगानिस्तान के अंदर यहां पर उनके ठिकाने हैं, पाकिस्तान की हुकूमत खुद इनके साथ निपट ले, क्योंकि अल्टीमेटली फिर यह होगा। देखिए, दुनिया का कोई भी मुल्क इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके मुल्क के अंदर आकर बाहर से कोई ग्रुप या कोई फोर्स आकर किसी किस्म का कोई हमला करे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और बड़ी अहम बात की, और मेरा ख्याल है कि ऐसी बात करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात
اس کا ہر لیڈر، ہر سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں دوسری رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، دائیں بازو کی جماعت ہو یا بائیں بازو کی جماعت، پاکستان کے لیے سب ایک پیج کے اوپر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمارے یہاں پر پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، یہاں پر سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس سے قطع نظر اگر پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات ہوگی تو سارے ایک پیج کے اوپر ہوں گے. اسی طرح سہیل خان افریدی نے بھی ایک انتہائی اہم پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی یا جارحیت ہوتی ہے تو بغیر کسی ڈر اور خوف کے پاکستان کے دفاع کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں بلکہ ہر پاکستانی اس کو اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اندرونی اختلافات اور غلط پالیسیوں پر تنقید کے باوجود بیرونی سازشوں یا جارحیت میں ہم اپنے ملک کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ بھی کہا کہ وفاقی نمائندوں میں سے ہم نے اپنی آخری ملاقات میں عمران خان صاحب کی دی گئی ہدایات کو آن ریکارڈ لایا تھا. عمران خان نے کہا تھا، اور سہیل خان افریدی نے نیچے یہ لکھا کہ عمران خان کے بقول اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام، دوسری طرف افغانستان کی حکومت اور تیسری طرف افغانستان کی عوام. ان 3 فریقین کی مدد کے بغیر کوئی بھی آپریشن پائیدار نہیں ہوگا، یعنی کہ حل نہیں نکالا جا سکے گا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہترین پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد ایسے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں. میں 3 سال سے مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ہمیں دانش مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ پرامن انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے. افغانستان سے کشیدہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے. نفرت اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں ہے. عوام کے حقیقی نمائندوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں ہی دہشت گردی کا تا دیر حل نکال سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک لمبی پالیسی، ایک ایسی پالیسی جس میں یہ باقاعدہ طور پر چیزیں سیٹل کی جائیں کہ ہم نے امن کو برقرار رکھنا ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ سہیل خان افریدی نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ان نظریات کے تناظر میں نے وفاقی نمائندوں کو نیشنل جرگہ بنانے کا مشورہ دیا جس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے، قبائلی مشیران اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مشیران شامل ہوں. یہی واحد راستہ ہے جس میں مسائل بہترین انداز میں حل ہوں گے. جنگ ہمیشہ آخری آپشن ہونا چاہیے. جنگ سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. اور عمران خان نے 10 جنوری 2012 کو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں لیکن امریکہ کے غلام نہیں ہیں. واضح طور پر انہوں نے یہ کہا تھا. پاکستان کے اندر اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. حامد امیر صاحب نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو شاید میری یہ بات بری لگے لیکن انٹرنیشنل فورسز پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ویسے تو وہ گڈی کے اندر مصروف ہیں لیکن پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ان کی نظر ہے، وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر 2 ایسے ممالک ہیں جن کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر حملہ کرو. یہ حامد امیر نے بات کی ہے. آخر میں آ جائیں جی، ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئی جس میں کہا گیا، اچھا جی ٹھیک ہے، خیر جن لوگوں نے ویڈیو بنائی میں ذاتی طور پر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ لوگ ہیں کون ہے؟ بیسیکلی عطا تارڑ صاحب کا آفس ہے جو اسلام آباد کے اندر پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے، اس کے اندر عطا تارڑ صاحب کا آفس ہے. بڑا لیوش قسم کا آفس ہے، بہت بڑی بڑی اسکرینیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اطلاعات کا آفس ہے. وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیڈ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو والنٹیئر کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو ویڈیو بنائی گئی اس میں 2-3 چیزوں پہ لوگوں کو اعتراض تھا. ایک تو انتہائی تھکا ہوا اسکرپٹ، اور دوسرا نسلی تعصب بھی اس کے اندر شامل تھا. یعنی کہ کہا گیا کہ تندور کے علاوہ تم لوگ جنگ بھی لڑتے ہو، اور بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو ویڈیو کا جو اسکرپٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی انہی لوگوں نے لکھا. اس میں یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو لمس سے گریجویٹ ہیں، ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شاید کوئی ایم فل بھی کر رکھا ہے. تو حکومت کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور دیکھیں جب یہ ویڈیو بنی ہے تو باقاعدہ طور پر عطا تارڑ نے اس کو اپروول دیا، اپروول کے بعد یہ لگی ہے. تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس طرح کا کنٹینٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آخر میں آ جائیں جی، انتہائی اہم خبر ہے. برطانیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس، رپورٹ بہت لمبی ہے، میں مختصر پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیاسی نظام کی صورتحال کے حوالے سے برطانیہ حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو قانونی طور پر رجسٹریشن اور انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے، مگر عملی طور پر کچھ رکاوٹیں. پھر یہ کہا کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا اثر سیاست اور انتخابات پر نمایاں ہے. یہ بھی کہا کہ بدعنوانی، سفارش اور سیاسی فائدے کے لیے احتساب کے اداروں کا استعمال عام ہے. انتخابات میں جو سیاسی مقابلہ، اس حوالے سے کہا کہ 2024 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ان کے نام اور نشان استعمال کرنے سے روکا گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں میدان کے اندر آئے. یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ نشستیں جیتی، لیکن حکومت
PMLN اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنائی۔ بین الاقوامی مشاہدین نے ان انتخابات کو آزاد اور منصفانہ قرار نہیں دیا۔ یہ بھی کہا کہ آئین آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی ضمانت دیتا ہے، مگر عملی طور پر ان حقوق کو بار بار محدود کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہیں۔ یہ برطانوی حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ جاری کر دی۔ ابھی تک اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔